हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, हम एक बहुत मज़ेदार सीरीज शुरू करने वाले हैं जो कि होगी कैसे हम फॉरेन में एडमिशन ले सकते हैं अलग अलग कोर्स वर्क में। तो आज हमारी इस वीडियो में हमारे गेस्ट हैं खुशबू। तो सबसे पहले खुशबू जी का हम स्वागत करते हैं। तो सबसे पहले आपको बहुत सारी शुभकामनाएं आपके पीएचडी एडमिशन के लिए। Thank you so much, sir. Thank you so much for inviting me here. आप यूएस जा रहे हो पीएचडी के लिए, हाँ जी। तो कब से शुरू होने वाला है ये सफर? सर ये मेरा वैसे 1 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा एंड 7 अगस्त से ओरिएंटेशन एंड 21 अगस्त से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। तो खुशबू से हम आज बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे जो कि रिलेटेड होंगे किसी भी स्टूडेंट के लिए कि कैसे हम एडमिशन को शुरुआत करते हैं, वो कौन से पॉइंट होते हैं जो एक स्टूडेंट को एडमिशन से पहले पता होना चाहिए बिफोर एप्लीकेशन स्टार्ट, और एप्लीकेशन स्टार्ट होने के बाद वो कौन कौन से मेजर स्टेप हैं जो किसी भी स्टूडेंट के लिए जानना जरूरी है। साथ ही साथ हम उनके एक्सपीरियंस को भी जानेंगे कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा उन स्टेप्स को पूरा करने में। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं उनसे क्वेश्चंस। तो आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। सर बेसिकली मेरा होम टाउन हरियाणा है और मेरी सारी अपब्रिंगिंग यहाँ यूपी उत्तर प्रदेश में हुई है। ग्रेटर नोएडा से मैंने कॉन्वेंट स्कूल से अपनी 12th क्लास कंप्लीट की है। देन मैंने अपनी बैचलर्स ऑफ साइंस फिजिकल साइंसेज से दिल्ली यूनिवर्सिटी गांधी कॉलेज से किया है। उसके बाद मैंने अपना मास्टर्स CU सेट के थ्रू सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान अजमेर में जो है वहाँ से अपना मास्टर्स कंप्लीट किया है। तो ये पूरी स्टडी दिल्ली और राजस्थान से? हाँ जी। ठीक है। तो ये जो CU सेट होता है, हाँ जी, ये सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम होता है यूनिवर्सिटीज़ का, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ कंडक्ट करवाती हैं। तो इसके अंदर हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ आ जाती है, जैसे हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। इस तरीके से राजस्थान सबसे फर्स्ट नंबर पे आती है। तो मुझे वहाँ पे एडमिशन मैंने दिया था, वहाँ से मैंने मेरा मास्टर्स कंप्लीट किया है 2021। तो आपने अपनी पीएचडी के लिए हाँ जी। यूएसए क्यों चुना, या फिर आपकी लिस्ट में और भी ऐसे कंट्रीज थे जैसे यूरोप में जर्मनी, फ्रांस? क्योंकि इंडिया में सबसे फेमस होता है जर्मनी, फ्रांस, पोलैंड, तो आपने यूएस चुना, इसके पीछे कोई रीज़न? इसके पीछे यूएस चुनने के पीछे मेन रीज़न सर ये था, जनरली क्या होता है हमारे इंडिया में, हम लोग रिसर्च वर्क और पेपर्स ये एक एवरेज स्टूडेंट के पास कहीं ना कहीं से नहीं या कम होते हैं जो है इन एमएससी। यस, एमएससी के अंदर कम होता है, या तो रिसर्च एक्सपीरियंस नहीं होता है हमारे पास या फिर एक पेपर्स कम होते हैं। तो जो जर्मनी है और बाहर की यूरोप वाली कंट्रीज है उनको ये सारी चीज़ें ज़्यादा चाहिए होती है, बट यूएस जो है वो हमें फ्लेक्सिबिलिटी देता है और अगर ये सारी चीज़ें नहीं है तो भी हमारी प्रोफाइल पे इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है और हम एप्लीकेशंस कर पाते हैं। तो जो ग्रेजुएट स्कूल्स को अप्रोच करना है वो यूएस में बहुत ज़्यादा इजी है आपकी एवरेज प्रोफाइल के साथ। यानी कि वो स्टूडेंट जिनके पास एमएससी की डिग्री है, हाँ जी, कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है और कोई रिसर्च पेपर का टाइटल नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो वो काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी ये आपको मिलती है यूएस के अंदर, और आपको वहाँ पे जाके कोर्स वर्क और रिसर्च इंटरेस्ट को स्विच करने का। फॉर एग्जांपल आप यहाँ से ऑर्गेनिक से अप्लाई करते हैं और आपका वहाँ जाके किसी और चीज़ में रिसर्च इंटरेस्ट केमिस्ट्री के अंदर ही हो जाता है तो आप वो स्विच कर सकते हैं। वहाँ पे आपको मौका मिलता है लैब्स के अंदर आफ्टर एडमिशन सर रोटेशन का, लैब रोटेशन का आपको मौका दिया जाता है और प्रोफेसर्स को जानने का, लैब का क्या वहाँ पे एनवायरनमेंट है, ये सारी चीज़ें जानने का। ओके, मींस आपने एडमिशन स्टार्ट किया था फिजिकल केमिस्ट्री से, नहीं मैंने ऑर्गेनिक से एक तरीके लेट्स एग्जांपल, और वहाँ पर आके आपको डिफरेंट स्ट्रीम में इंटरेस्ट आ गया, सो यू कैन चेंज। या वी कैन चेंज। ओके। बिफोर फाइनलाइजिंग एक आपका टाइम पीरियड होता है तो वो आपको देंगे। फॉर एग्जांपल एडमिशन के बाद, हाँ एडमिशन के बाद मुझे वहाँ पर जाके 4 या 5 प्रोफेसर्स को इंटरव्यू करना होगा जिसमें जिनके काम में मुझे इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है। तो वो जैसे मेरी डेडलाइन नवंबर तक है, मिड नवंबर तक, तो नवंबर तक हमें फाइनलाइज करना है किस कोर्स में पीएचडी के लिए आपको आगे जाना, फाइनल वो करना है आपको, मतलब किस एरिया ऑफ इंटरेस्ट एक तरीके से कि आपको ऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक में। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी हमें यूएस में मिलती है। यस इन जनरल यूएस, यूरोप में वो कंट्रीज में आपको स्टार्टिंग से जो फिक्स है वही आपका आगे चल के रहेगा। ओके,
दैट मीन्स कि अगर आपको शुरुआत में कम जानकारी थी हाँ अपने बारे में और जनरली, उसके बाद आपको ऐसा लगेगा कि नाउ यू डोंट हैव एनी अपॉर्चुनिटी टू चेंज। ओके, सो यूएस इज गुड फॉर इन दिस टर्म। हाँ फ्लेक्सिबिलिटी आपको बहुत ज़्यादा मिली है, आपके कोर्स वर्क में मिल रही है, आपकी रिसर्च एरिया में मिल रही है फ्लेक्सिबिलिटी, और आपको मतलब एवरेज स्टूडेंट के होने के बाद भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ इतनी सारी, एक्सपोजर मिल रहा है, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से आपको मिल पाती है वहाँ पे, इसलिए मैंने यूएस चुना था। ओके, सो आपने इस पीएचडी को शुरुआत करने के लिए प्लान कब किया कि आपको बाहर से करना है? सर ड्यूरिंग माय मास्टर्स मैंने प्लान किया था, क्योंकि मेरे मास्टर्स में जो डिपार्टमेंट में प्रोफेसर्स थे वो सभी बाहर से ही पोस्ट डॉक थे और पीएचडीज थे, तो उन्होंने काफ़ी इंस्पायर किया और उनसे मैंने डिस्कस भी किया कि बाहर से हम कैसे कर सकते हैं। उसके बाद ड्यूरिंग मास्टर्स एंड आफ्टर मास्टर्स मैंने अपना ऐसा भी पॉइंट आता है कि जैसे हम कुछ लोग बोलते हैं कि इंडिया के टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज से हम लोग पीएचडी कर रहे हैं, हाँ जी, और बाहर से जाके हम पीएचडी करें, हाँ। तो इस दोनों में कोई डिफरेंस होगा? मींस वो लोग भी तो यहाँ से कर रहे हैं, और डिफरेंस होगा इन टर्म्स ऑफ एक्सपोजर और फ्लेक्सिबिलिटी, अगेन आई वुड से, बिकॉज इन इंडिया यू नो कि थोड़ा सा एक बार एडमिशन ले लिया तो वहीं पढ़ना है। हाँ हाँ वो वाली चीज़ रहती है, और थोड़ा सा वर्कलोड का जो है, वर्क लाइफ बैलेंस इंडिया या में ये बोल थोड़ा सा सकते हैं कि challenging वैल्यू है। ऑफ स्टडी, वैल्यू ऑफ स्टडी, ऊपर से इंस्ट्रूमेंट्स जो होंगे आपको, जो फैसिलिटीज मिलेंगी यहाँ पर, हमें थोड़ा वेट ज्यादा करना पड़ सकता है उस चीज इंडिया में के अभी लिए। रिसर्च का एक्सपोजर कम है, थोड़ा सा कम है, और बाहर ज्यादा उससे है, ज्यादा। फास्ट है, मतलब कि हर चीज में प्रोसेस है। सो एज अ स्टूडेंट जब आप अपनी मास्टर्स कर रहे हैं, हाँ जी, तो वो कौन से पॉइंट्स हैं जिससे कि वो यूनिवर्सिटी की लिस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं? यूएस वाली यूनिवर्सिटीज की लिस्ट आप पूछ रहे इन हैं? जनरल की यूएस में वो यूनिवर्सिटीज लिस्ट करना चाहते हैं, हाँ जी, कि नोट हमको 10 से 15 यूनिवर्सिटीज को अपने रडार पे लेना पड़ेगा, हाँ जी, हाँ उन्हीं जी, को हम टारगेट करेंगे। हाँ जी। तो उसमें सर पहले तो आपको रिक्वायरमेंट्स देखनी चाहिए हर एक यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पर जाकर, ठीक है, कि आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट में कौन सा चाहिएगा, आइल्स, टॉफल, उसके अंदर मिनिमम कितना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने टॉफल के एग्ज़ाम दिया था, तो उसके अंदर 79 मिनिमम चाहिए होता है स्कोर, और आइल्स के अंदर 6.5 बैंड चाहिए होते हैं। फिर आपको यूनिवर्सिटीज़ ऑन द बेसिस ऑफ क्यूएस रैंकिंग कि अंडर 150 की रैंक वाले आप शॉर्ट लिस्ट करिए यूनिवर्सिटीज़। देन आप यूनिवर्सिटीज़ का एल्यूमिनाई का देख सकते हैं कि उनके एल्यूमिनाइज कहाँ पर प्लेस हो रहे हैं। Okay. और सबसे दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करते हुए कि आप एरिया ऑफ इंटरेस्ट देखें, वहाँ पर अपना आगे। एरिया ऑफ इंटरेस्ट अलाइन कर रहा है या नहीं कर रहा है वहाँ पर केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में, या फॉर एग्जांपल जो भी आपका XYZ डिपार्टमेंट है, तो वहाँ पर जो रिसर्च वर्क चल रहा है वो थोड़ा सा आपको ऊपर से या अंदर ब्रीफ गो थ्रू एक बार कर लैब्स की लीजिए। अवेलेबिलिटी कितनी है, लैब्स की अवेलेबिलिटी, क्या काम चल रहा है एक्चुअली रिसर्च में भी, क्या काम चल रहा है, और क्या फॉर एग्जांपल मुझे ऑर्गेनिक में सिंथेसिस करनी है, तो सिंथेसिस के अंदर क्या वहाँ पर कोई सिंथेसिस कर रहा है या नहीं Okay. कर रहा है, तो वो चीज़ मुझे एक बार चेक कर लेनी है। तो एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो है आपका पीएचडी के अंदर सबसे दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो फर्स्ट पॉइंट यही होगा कि आपको एरिया ऑफ इंटरेस्ट देखना सिलेक्ट है। करना और है। फिर सेकंड क्यूएस रैंकिंग आप देखिए अंडर 150 के अंदर, जिससे कि आप अच्छी यूनिवर्सिटीज़ को अप्रोच कर सकें। थर्ड, फिर आप उनकी रिक्वायरमेंट्स, हर किसी यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएट स्कूल वाली आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको सारी रिक्वायरमेंट्स मिल जाएंगी कि पीएचडी के लिए भी हमें ग्रेजुएट्स वाले सेक्शन में जाना है। पीएचडी जो होता है सर और मास्टर्स होता है वो बाहर यूएस में ग्रेजुएट स्कूल में आता है। ओके, ये दोनों चीज़ मींस जो सेक्शन होगा हाँ जी। स्टडी के अंदर वहाँ पर हमें ग्रेजुएट्स ग्रेजुएट में स्कूल में जाना होगा, यस। तो वहाँ पर जाके आपको पर्टिकुलर हर यूनिवर्सिटी वाइज ये लिस्ट बनानी होगी। काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो अराउंड 15 डेज टू 1 मंथ आराम से यानी लग कि जाएगा। अगर जब भी हम प्लान करते हैं अपनी पीएचडी के लिए, हाँ जी, तो एक ड्राफ्ट वर्क हमें शुरू कर देना चाहिए यस। ताकि वो काम वहाँ पर यूज आप हो जाए। वो एक तरीके से पॉइंट्स बना रहे हैं। अगर आपको यही नहीं पता होगा कि आपकी यूनिवर्सिटी में इंग्लिश जो टेस्ट होना कौन सा है, कौन सा टेस्ट होना है और कितनी मिनिमम रिक्वायरमेंट तो उसकी है, प्रिपरेशन भी करनी है आपको। आपको सबसे पहला जो बेसिक टेस्ट आपको देना है बाहर जाने के लिए वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना ही तो देना है। रिक्वायरमेंट्स हमें यूनिवर्सिटीज की पता करनी क्लियर है। होनी चाहिए आपको, क्योंकि होता क्या है, काफ़ी बार हमें बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी हमारी रडार पे होती है, बट उनको जो स्कोर चाहिए होता है वो काफ़ी हाई चाहिए होता
है, उसकी प्रिपरेशन भी करनी है। और इसके अंदर भी क्या होता है, टॉफल के अंदर आपका रीडिंग सेक्शन, राइटिंग सेक्शन, स्पीकिंग सेक्शन और लिसनिंग सेक्शन, वो सेक्शन वाइज भी बहुत बार मांग लेते हैं कि हमें इससे ज़्यादा चाहिए। तो आपके मेंटल क्लैरिटी रहनी चाहिए कि मुझे इस सेक्शन में इतना टारगेट करना है। अगर हम ऐसे ही अंधाधुंध चल लेंगे कि भाई 79 मार्क्स चाहिए, तो ओवरऑल 79 से कुछ मतलब नहीं है, इंडिविजुअल आपको सेक्शन वाइज देखना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है। ये जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज और पब्लिक यूनिवर्सिटीज है, हाँ जी, इसमें बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है इंडिया की तरह बाहर, या फिर ये भी? पर्सनली आई डोंट नो मच अबाउट दिस, क्योंकि मैंने प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई नहीं किया है, बट मेरे जूनियर्स ने किया है और 2 जूनियर्स ने एडमिशन भी लिया है। तो फुल्ली फंडेड होती हैं वो भी। बाकी और ज़्यादा डिटेल में आई डोंट नो मच, लेकिन ये है कि वो भी फुल्ली फंडेड होती है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़। अगर किसी को चांस मिलता है प्राइवेट में भी, तो उसको भी वो चेक कर सकते हैं एरिया ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अगेन। और वैसे तो हम लोग यूएस में भी ये होता है कि डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं प्रोफेसर्स को मेल के थ्रू, बट लेकिन मेल के थ्रू आपको पता है कि वो स्पैम मेल में कभी पहुंचता है कभी नहीं पहुंचता है। तो सबसे क्लियर ट्रांसपेरेंसी वाला प्रोसेस है ग्रेजुएट स्कूल का प्रोसेस, जहां हर बच्चे को इक्वली मौका दिया जाता है अपने आप को, जितनी भी कंट्री वाइज है ऐसा। आपने अपनी पीएचडी के लिए सबसे पहले अप्लाई करना कब शुरू किया? सर ये मिड नवंबर से फॉर्म्स निकल जाते हैं हमारे, तो फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस भी होता है यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ में। देखिए डेडलाइन तो हमारी जनवरी तक चलती है, फेब तक भी चलती है, कुछ की मार्च तक भी होती है, लेकिन जो स्टार्ट हो जाते हैं वो 15 नवंबर से हो जाते हैं। मींस ये ऑटम सेमेस्टर होगा? फॉल सेमेस्टर के लिए हम अप्लाई करते हैं। फॉल सेमेस्टर मतलब अगस्त से क्लासेस स्टार्ट होंगी मेरी। तो इसमें साल में 2-3 बार एडमिशन प्रोसेस होता है? इसमें सर 2 बार होता है, एक तो फॉल और एक स्प्रिंग। एक जनवरी के लिए होता है स्प्रिंग वाला, और एक फॉल होता है अगस्त के लिए। बट जो स्प्रिंग वाला होता है उसमें हमें स्टाइपेंड मिलना फुल्ली फंडेड नहीं मिल पाता है। स्कॉलरशिप जो है वो ज्यादातर जो होती है वो फॉल के लिए चांसेस है कि हमें फॉल सेमेस्टर में एडमिशन लेना चाहिए। यस, वी शुड गो फॉर ऑलवेज फॉल सेमेस्टर के लिए। तो स्टाइपेंड हमें पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। यस, या मिल ही जाएगी। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है आपको कि फॉल में वो लोग आपको ऑफर करेंगे, जो ये स्प्रिंग वाला होता है उसमें नहीं करते हैं। ओके, यस। तो आपने अपना प्रोसेस शुरू किया था मिड नवंबर बिफोर नवंबर स्टार्ट कर लिया था सिलेक्शन? नवंबर तक आपने यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर लिए थे? हाँ जी, आपने अपने रिक्वायरमेंट पूरे कर लिए थे? इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट दे चुकी तो थी। मेरा यही अगला क्वेश्चन था कि वो कौन कौन से टेस्ट हैं, ताकि एडमिशन से स्टार्ट करने से पहले हमारे पास रेडी हो वो चीज़। और आप मुझे बताइए कि ऐसे कौन से टेस्ट? सर इसमें जो मेन टेस्ट है वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट ही होता है आपका, जो ये आइट्स या टॉफल। टॉफल का मैंने मिनिमम बताया 79 स्कोर होता है, और आइट्स का जो है वो आपका 6.5 बैंड होते हैं। लेकिन अगर आपकी रडार पे बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है, हायर स्कोर भी चाहिएगा, उसमें भी सेक्शन वाइज प्लीज चेक इट। तो जो ये चेकिंग वाला प्रोसेस है ये भी 1-2 महीने ले लेता है यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्टिंग का, आपको अपना एग्जाम प्रिपेयर करने के लिए। और जो मिड नवंबर से स्टार्ट होगा उसका मतलब ये है कि आपके पास आपका स्कोर जो आप एग्जाम दे रहे हैं उसका वो रेडी हो हमारे पास होना चाहिए। यस, तो आपने टॉफल दिया था? मैंने टॉफल दिया था। इसमें जीआरई भी होता है सर, सब्जेक्ट जीआरई और जनरल जीआरई। लेकिन कोविड के बाद से बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने जनरल जीआरई को वेव कर रखा है, और सब्जेक्ट जीआरई भी ऑप्शनल होता है। कहीं कहीं यहाँ पर हमें रिलीफ मिल जाएगा कि जीआरई पहले की तरह एक हर्डल नहीं है। यस, हर्डल नहीं है। और ये भी अगेन डिपेंड करता है, अगर आपको बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटीज में फॉर इंस्टेंस आईवी लीग में जाना है, हार्वर्ड में या स्टैनफोर्ड में, इन सारे में जाना है, तो वहाँ पर जीआरई और भी यूनिवर्सिटीज है। तो अगेन आई वुड सजेस्ट कि आप जब शॉर्ट लिस्ट करेंगे तो प्लीज़ ये टेक केयर करें कि उसमें जीआरई चाहिए या नहीं चाहिए। ये सारी चीज़ें अगर आपको क्लैरिटी मिल भी जाती है, कभी कभी आप क्लियर भी नहीं होते हैं, तो वहाँ पर ईमेल होते हैं ग्रेजुएट स्कूल के और उनके, आप जब भी उनको ईमेल करिए, वो आपको आंसर करेंगे, क्लैरिफाई करेंगे। तो आप यूनिवर्सिटी ऐसे ही शॉर्टलिस्ट करते चलें कि बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए कि 79 मार्क्स चाहिए, इतने चाहिए रीडिंग में, इतने या उसमें, तो आपकी वो यूनिवर्सिटी हेल्प करती है। ऐसा नहीं, ट्रांसपेरेंट है। तो आपने यूनिवर्सिटीज के लिए कोई एंट्रेंस एग्जाम या इंटरव्यू दिया था? सर एंट्रेंस एग्जाम ऐसा कुछ नहीं होता है हमारा, अगेन इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है, और अगर कुछ यूनिवर्सिटीज ने जीआरई मांगा है तो वो भी है। नहीं, कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं, सब्जेक्ट रिलेटेड कोई एंट्रेंस नहीं, सिर्फ आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, प्रोसेस को आगे ले जाना है, और उसके बाद डिपेंड करता है इंटरव्यू होगा या नहीं होगा।
इंटरव्यू कुछ यूनिवर्सिटीज लेती हैं, कुछ नहीं लेती हैं। जैसे मेरे केस में यूनिवर्सिटी ऑफ कनेक्टिकट ने इंटरव्यू लिया था, बाकी किसी यूनिवर्सिटी ने अभी तक मतलब नहीं लिया है, तो इट जस्ट डिपेंड्स। यस, सो ये एडमिशन एक बार हमारा हो जाता है, सो स्कॉलरशिप हमें उसी वक्त पता चल जाता है कि मिल रही है, या फिर एडमिशन शुरू करने से पहले पता चलता है? पीएचडी जो होती है 99% वो स्पॉन्सर मतलब स्टाइपेंड देते ही हैं, फुली फंडेड होती है आपकी पीएचडी। लेकिन वो क्लैरिफाई हो जाता है जब आपको वो ऑफर लेटर देते हैं, तो उसमें वो आपको बताएंगे जनरली जो है हमें टीचिंग असिस्टेंटशिप मिलती है यूएस में, ठीक है, उसके थ्रू हमें ये स्टाइपेंड दिया जाता है। इस स्टाइपेंड के अंदर आपका सारा लिविंग एक्सपेंसेस कवर होगा, ट्यूशन फीस कवर होगी, अगर वेव होगी तो वो भी देख लिया जाएगा, अगर आपका जो भी हेल्थ इंश्योरेंस ये फीस की हमारी वेव हो सकती है। यस, इट डिपेंड्स आपकी यूनिवर्सिटी क्या ऑफर कर रही है, यानी कि हमें फीस का बर्डन भी कम हो जाएगा। फीस का बर्डन ऐसा अगर वेव नहीं भी होगी तो भी आपकी वो स्टाइपेंड में इंक्लूड होके आएगी कि आप उसे इतना मिल जाएगा कि हम रह सकते हैं, या बिल्कुल हम अपना खाने का मैनेज कर सकते हैं। इंडिया की तरह हॉस्टल जो कॉलेज में मिलता है वो नहीं होने वाला, वहाँ पर वो चीज नहीं होती है। अपार्टमेंट्स आपको अपने आप करना होता है, इंडिपेंडेंटली सब कुछ मैनेज करना होता है, एंड इट जस्ट डिपेंड्स कि कौन कितना ज्यादा खर्चीला है और कौन कितना, उसके लिए कोई लिमिट नहीं है। इसके लिए तो बिल्कुल। आपकी यूनिवर्सिटी का नाम क्या था? मेरी यूनिवर्सिटी का नाम है लुइसियाना स्टेट यूनिवर्सिटी, ये बेटन रूज में है। ये पब्लिक है या प्राइवेट? पब्लिक यूनिवर्सिटी है ये। ओके, ये पब्लिक यूनिवर्सिटी है। हाँ जी। और इसमें आपने किसी प्रोफेसर से मेल के थ्रू कांटेक्ट किया कि वहाँ पर एनवायरनमेंट कैसा है? मैं ग्रेजुएट स्कूल के थ्रू ही गई थी, लेकिन मैंने ऑफर लेटर मिलने के बाद वहाँ के करंट स्टूडेंट्स को कांटेक्ट किया था जो अभी हैं। तो वहाँ से पता चल सकता है कि एनवायरनमेंट कैसा है और हमें कौन कौन से रिक्वायरमेंट है जो पहले से पता होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और इंडियन स्टूडेंट्स भी जैसे होते हैं तो हम सबकी ईमेल आईडीज वेबसाइट पर अवेलेबल होती है, तो दे आर वेरी हेल्पफुल। अगर आप अप्रोच करते हो तो हर कोई आपको बताता है कि यहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है और क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, और कोर्स वर्क जो डिटेल में आपको उस पर नहीं मिलेगा वेबसाइट पे। आप ये काम पहले भी कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करते टाइम आप प्रोफेसर को मेल कर सकते हैं और रिक्वायरमेंट क्या है ये पहले से पूछ सकते हैं। बिल्कुल पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत आपका एज ए स्टूडेंट पूरी एप्लीकेशन प्रोसेस में हाँ जी। कितना खर्चा हो जाता है? सिर्फ एप्लीकेशन प्रोसेस में सर, अगर हम 5 से 6 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करें और आईलेट्स या टॉफिल के एग्ज़ाम की कॉस्ट, उसके बाद जीआरई की कॉस्ट, एप्लीकेशन को फॉरवर्ड करने की कॉस्ट और वीज़ा रिक्वायरमेंट्स, ये सारी चीज़ों में सर लगभग 1 लाख रुपीज़ सिर्फ मैं इतने ही प्रोसेस का बता रही हूँ आपको कि उसके अंदर आपका 50,000 तक तो एप्लीकेशन प्रोसेस में भी आई वुड सजेस्ट अगर आप जितना अर्ली स्टार्ट करेंगे तो आप वेवर के लिए मांग सकते हैं। अर्ली इन द सेंस मींस जैसे कि आप मिड नवंबर से मैंने स्टार्ट किया, बट आप उससे पहले अक्टूबर से मेल करिए यूनिवर्सिटी को, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को उन्हें डिस्क्राइब करिए दैट आई एम ओके, मींस नवंबर से विंडो ओपन होने वाली है। हाँ जी, उससे पहले आप तैयार रखिए। फी वेवर कोड होते हैं वहाँ पर जो यूनिवर्सिटीज देती है जिन बच्चों को जरूरत होती है कि फाइनेंशियली वो अच्छे नहीं है या उनको जरूरत है। ग्रेजुएट्स प्रोग्राम में जाके यूनिवर्सिटी की मेल मिल जाएगी। मेल आपको मिल जाएगी, वहाँ आप उनसे पूछिए कि मैं नहीं पे कर पाऊंगा तो क्या मुझे फी एप्लीकेशन फीस, हाँ एप्लीकेशन फीस वेव ऑफ हो सकती है क्या? कुछ यूनिवर्सिटीज करती हैं, कुछ नहीं करती है, बट अगेन हिट एंड ट्रायल प्रोसेस है, आप सबको मौका मिल सकता है। बिल्कुल मिलता है। मुझे पर्सनली मिला है, जो मेरी यूनिवर्सिटी है वहाँ से मुझे फी वेवर मिला है, ठीक है। और उससे पहले भी मैंने टोटल मोर देन 10 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया, जिसमें से 4 या 5 यूनिवर्सिटीज से मुझे फी वेवर मिला। यानी कि ये ऑप्शन बहुत अच्छा है। अगर किसी को नहीं पता है तो यहाँ पर हम अपने एप्लीकेशन फीस के पैसे पूरे बचा सकते हैं। बिल्कुल बचा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट बताया। कोड जो है आप उनसे मांगिए, जब आप फाइनल सबमिट करते हैं तो वहाँ पर आता है, जैसे कि हम कूपन कोड अप्लाई करते हैं ना, इट्स लाइक दैट ओनली। हिट एंड ट्रायल है, लग गया तो बढ़िया है। लगता ही लगता है। अगर यूनिवर्सिटी आपको देगी तो वो डेफिनेटली लगेगा कोड, लेकिन यूनिवर्सिटी आपको साफ साफ बता देगी कि अवेलेबल है उनके पास तो दे देगी। अगर आप जल्दी मतलब ये एक अच्छा ऑप्शन है उन बच्चे के लिए जिनके पास नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज लिस्ट ज्यादा है, तो वो ज्यादा जगह अप्लाई कर सकते हैं।
अगर उनके पास फी वेव ऑप्शन है तो। बिल्कुल बिल्कुल, फी वेवर में ये है। बाकी मैं फाइनल एप्लीकेशन के लिए बताना चाहूँगी कि आपको अपना LOR जो है, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, जो प्रोफेसर से चाहिए होता है, जनरली मास्टर्स के प्रोफेसर्स होते हैं वो, तो उनसे आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए होता है। 3 मिनिमम होते हैं, 4 आप रखेंगे तो बैकअप में बहुत अच्छा होगा। ये लेटर ऑफ रिकमेंडेशन ऑनलाइन मींस PDF फॉर्मेट में होगा या हार्ड कॉपी में होगा? ये सर कम्युनिकेशन PhD वाली यूनिवर्सिटी और मास्टर्स वाली यूनिवर्सिटी के बीच में होगा, स्टूडेंट इन्वॉल्व नहीं होता है। ये मींस अगर यूनिवर्सिटीज ने बोला है LOR चाहिए तो आपको LOR की वो डिटेल्स मांगते हैं मेरे प्रोफेसर की, ईमेल आईडी, जिससे कि वो कम्युनिकेट कर सके। ओके, वो आपस में कम्युनिकेट वो आपस में करते हैं। हमें अपने प्रोफेसर को पहले बताना करके रखना होगा। एग्जैक्टली, तो आप अपने प्रोफेसर को ऐसे इंटीमेट करके रखिए कि मैंने इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है, और वो करेंगे। इसमें भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटी चूज कर लेंगे तो प्रोफेसर के लिए देना LOR मुश्किल हो जाएगा। सो प्लीज़ बी श्योर कि आपको जिस यूनिवर्सिटी में जाना है उसी में आप अप्लाई करें। ओके, क्योंकि बार-बार कांटेक्ट होगा और तो वो प्रोफेसर इरिटेट हो सकता है, और आपका वो अगर LOR नहीं देंगे तो आपके लिए आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं होगी। कितने LOR चाहिए? LOR मिनिमम 3 चाहिए होते हैं, और 4 होंगे तो बहुत अच्छा है कि कभी कोई प्रोफेसर अवेलेबल ना हो। तो ये भी हमें रिक्वायरमेंट से पता चल जाएगा कि 3 चाहिए कि 4 चाहिए। यस, तो LOR चाहिएगा, आपका CV होना चाहिए, और आपकी SOP, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके एडमिशन में। वो कहीं भी मतलब कि कॉपी नहीं करना है आपको कहीं से भी, ठीक वो है, खुद का होना चाहिए, खुद का एग्जैक्टली होना चाहिए। प्लेगरिज्म मतलब चेक करते हैं बाहर जो है। ओके, मींस हेल्प ले सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं, इंस्पायर हो सकते हैं, बट प्लीज डोंट कॉपी, क्योंकि उन्हें साफ साफ पता लग जाता है कि आपने कहीं से कॉपी। CV हो गया, LOR हो गया और SOP हो गया। यस, इसके और अलावा आपका जो हमारे इंग्लिश का टेस्ट स्कोर है, टेस्ट का स्कोर वो है, और बाकी हाँ, ट्रांसक्रिप्ट्स आप अपनी यूनिवर्सिटी से मंगवा के रख लीजिए। सील्ड ट्रांसक्रिप्ट आती है, हार्ड कॉपी जो है, हाँ, बट वो हमें ऑनलाइन नहीं मिलता। ऑनलाइन नहीं मिलता है, कुछ यूनिवर्सिटीज देते हैं तो पता नहीं, लेकिन मैंने अपनी ऑफलाइन निकलवा के रख ली थी, जैसे कि 3 कॉपीज। अब एक कॉपी तो मैंने खोल ली थी, जिससे कि मैंने अपलोड कर दिया था, अपना एप्लीकेशन प्रोसेस सारा स्टार्ट कर वो दिया था। पॉसिबल है वहाँ से? कहाँ से सर? ऑनलाइन फिजिकली हमारे पास ट्रांसक्रिप्ट है, उसको ओपन करके हम लोग अपलोड अपलोड कर सकते हैं, लेकिन जो वो लोग फाइनली आपका मेरा एडमिशन हो गया तो मुझे वो सील्ड ही उन लोगों दोबारा से एक और कॉपी मंगवा, तो इसलिए मैंने 2 कॉपी साथ में मंगवा ली थी, तो वो मैं सील्ड वाली अब उनको हैंड ओवर कर दूंगी। तो उनके लिए ऑफिशियली सील्ड कॉपी वो मेरे मानेंगे। मींस ये हमारे एडवांस में हमारे पास होना चाहिए। यस, ये टाइम से हो जाएगा आपका। तो इस पूरी कंप्लीट साइकिल में बिफोर स्टार्टिंग ऑफ दैट एप्लीकेशन और अभी आपका एडमिशन पूरा हो चुका है, तो इसमें कितना समय हमारा? ये पूरा 1 ईयर का प्रोसेस है सर। मैंने अगस्त 2023 के लिए नवंबर 2022 में अप्लाई किया था, मिड नवंबर से स्टार्ट किया था, जनवरी तक एप्लीकेशन करी थी, फिर वेट किया था, और मार्च से मेरे ऑफर लेटर आने स्टार्ट हो गए थे। तो मार्च के बाद जब ऑफर लेटर आ जाते हैं आपके पास, तो आपको और डॉक्यूमेंटेशन का काम स्टार्ट होता है, आप वीज़ा के लिए फाइल करते हैं। तो वीजा में भी 1 से 2 महीने टाइम लग जाता है। वीजा में सर स्लॉट्स जो है वो यूएस एम्बेसी पे डिपेंड करते हैं, कैसे निकालते हैं और क्या है, तो जितना अर्ली आप मींस ये पूरी साइकिल 1 साल की होने वाली है। हाँ जी। सो इस 1 साल के बीच में भी आपने कुछ किया, मींस कोई कोर्स, कोई स्किल डेवलपमेंट? हाँ जी, इसमें मैंने टेवा ज्वाइन किया था, अप्रेंटिसशिप का कोर्स किया है। उसमें बेसिकली रिसर्च का ही वर्क था, तो मैंने एक्सप्लोर किया इंडस्ट्रियल। मींस ये जो 1 साल की पूरी प्रोसेस है, इसको भी आपने एज अ जॉब या अप्रेंटिसशिप बोल सकते हैं? उसके साथ किया था ये मैंने। ओके, दैट मींस कि आपने वो भी यूटिलाइज किया। तो हर किसी को वो टाइम यूटिलाइज करना चाहिए। एग्जैक्टली, हमारे पास बहुत सारे ऐसे समर भी और 1 ईयर के प्रोजेक्ट्स निकलते रहते हैं बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट्स में, तो वो भी यूज कर सकते हैं और साइमल्टेनियसली हमारा एप्लीकेशन प्रोसेस भी शुरू हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। ओके, उससे आपका गैप भी नहीं शो होगा, और आपका ये भी पता लगेगा कि आपका रिसर्च में कहाँ इंटरेस्ट है। ये एक एडवांटेज पॉइंट हो जाएगा हमारे सीवी के लिए, सीवी स्ट्रांग हो जाएगा। हाँ जी। ओके, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो आपने मुझे इतना टाइम दिया। तो हमारे सारे व्यूअर्स को ये इम्पोर्टेंट अपडेट्स मिल जाएंगी ताकि उनके एडमिशन के लिए वो हर्डल्स कम हो सके। बिल्कुल, ये मैं यही बोलूँगी कि कोई भी एवरेज स्टूडेंट अपने आप को कम ना समझे, हम अप्लाई कर सकते हैं। और फिर भी अगर आप लोगों को कहीं भी मेरी मदद की ज़रूरत है तो सर ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो में हमारे ईमेल आईडी मिल जाएगी, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आई विल हैप्पी टू हेल्प यू ऑल। थैंक यू सो मच। थैंक यू।